नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा डिजाइन और विकसित पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG समुद्र स्तरीय परीक्षण में खरा उतरा है। पुडुचेरी में 19 फरवरी से 5 मार्च तक चले परीक्षण में पता चला है कि ये भारतीय फ्लाइंग क्लब के लिए खासा अनुकूल है। प्रमाणन की प्रक्रिया यानी कि सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द ही इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। NAL ने बताया कि 19 फरवरी को जहाज को 140 नॉटिकल माइल दूर स्थित पुडुचेरी ले जाया गया। इसने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.5 घंटे में ये दूरी तय की। इस परीक्षण का लक्ष्य इसके संचालन के गुण दोषों, चढ़ाई, समुद्री क्षेत्र में प्रदर्शन, उतरते समय दक्षता, ढांचागत प्रदर्शन, पावर प्लांट और अन्य तरीकों का आकलन करना था। इन सभी परीक्षणों में कामयाबी पाई गई और पुडुचेरी में 18 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद ये 5 मार्च को बेंगलुरु पहुंच गया। एयरक्राफ्ट एंड टेस्टिंग सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट के विंग कमांडर KV प्रकाश और विंग कमांडर दिलीप रेड्डी इसके पायलट थे। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भरूच जिले के शॉफ शिपयार्ड में सहायक बजरा ऊर्जा प्रभा का जलावतरण किया। ऊर्जा प्रभा 36.96 मीटर लंबी है और इसको मालवाहक पोत का ईंधन, विमानन ईंधन और ताजा पानी में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। बाजरा भारतीय तटरक्षक बल की अभियान क्षमता में इजाफा करेगा और समंदर में दूर दराज के इलाकों में तैनात उसके पोतों को कई तरीके से मदद भी मुहैया कराएगा। CISF अपना 53वां स्थापना दिवस मना रही है। समारोह में इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान उन्हें निशान टोली की सलामी दी गई। अमित शाह जी ने कहा कि CISF के लिए 53वां जन्मदिन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये देश के औद्योगिक विकास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। 2.5 ट्रिलियन की ये यात्रा CISF के बिना संभव नहीं है। आज भी ऑपरेशन गंगा चल रहा है। उन्होंने कहा कि CISF पूरे विश्व में एक ऐसा बल है जो सरकारी तंत्र से बना है और अच्छी तरह से ड्यूटी निभा रहा है। CISF ही एक ऐसा बल है जहां महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में विशेष तरीके का काम किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ITBP के जवान स्थानीय युवाओं को देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा के तहत आत्मरक्षा तकनीक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरीके के प्रशिक्षण देने से सीमाओं की रक्षा और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि ये जो स्थानीय लोग हैं वही हमारे सेना का आंख और नाक का काम करते हैं और इसीलिए उनको इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी भी खतरे से संभावित तौर पर वे निपट सकते हैं। यानी ITBP सीमावर्ती क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी और खेल की सामग्री भी वितरण कर रही है। इसके अलावा उनके लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान को पहले बैच के तहत चाइना से J-10C फाइटर जेट्स मिल गए हैं। कहा जा रहा है कि J-10C फाइटर जेट्स पाकिस्तान के एयरफोर्स कामरा बेस में पहुंच गए। दरअसल पाकिस्तान के इस खरीद को भारत के राफेल के विरोध में देखा जा रहा है और पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि जहां राफेल 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है तो J-10C 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। चलो दोस्तों, मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान को मिलने वाला J-10C तेज गति से उड़ता है। ये काफी अच्छा है क्योंकि उसे भागने के लिए मौका तो मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आमतौर पर जो लड़ाकू विमान होते हैं वो 600 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, क्योंकि जितनी तेज फाइटर जेट की स्पीड होगी उसके इंजन की जो लाइफ है वो उतनी ही कम होगी। और J-10 जो कि चीनी इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी क्षमताओं के बारे में अभी भी दुनिया भर को संदेह है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा चाइना सेकंड हैंड एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को दे रहा है। अगर पाकिस्तान की J-10C के बारे में अगर बात भी की जाए तो इसमें किसी भी तरीके का एक हाई लेवल वाला एवियोनिक्स नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो मिसाइलें लगी हैं वो केवल युद्ध अभ्यास में ही इस्तेमाल की जाती हैं। J-10C एक उच्च ऊंचाई वाला तेज इंटरसेप्टर है जिसे एक सीमित जमीनी हमले के हथियार के साथ लगाया जा सकता है। वहीं अगर राफेल की बात करें तो राफेल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसका लो रडार क्रॉस सेक्शन है। ऐसे में पाकिस्तान का ये जो J-10C है वो राफेल के मुकाबले कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी खड़ा नहीं होता है। दोस्तों, भारत और फ्रांस दोनों 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके लिए जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि भारत फ्रांस से राफेल विमानों की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने की बात कर रहा है। ये बात तब सामने आई है जब भारत अपने डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर जोर दे रहा है। ऐसे में डसॉल्ट रिलायंस फैसिलिटी जो बनाई जाएगी उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। डसॉल्ट की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है और साथ ही राफेल का अपग्रेडेशन और सर्विस है, ये सारे काम डसॉल्ट रिलायंस फैसिलिटी करेगी। हालांकि दोस्तों, वैसे ये एक अच्छा सौदा कहा जा सकता है कि एक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में मिल जाएगी। इसके अलावा जो देश इस रीजन में राफेल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करेंगे उनका अपग्रेडेशन और सर्विस भी भारत में होगी, यानी कि राफेल विमान का MRO भारत में ही बनेगा। दोस्तों, भारत और रशिया 12 Su-30 और 21 MiG-29 फाइटर जेट की डील के लिए तैयार है।
और इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि वो तेजी से इस सौदे पर साइन करे, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान के हालात चल रहे हैं रूस यूक्रेन को लेकर, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि इस डील को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, और अगर इस डील में किसी भी तरीके की देरी होती है तो सारी प्रक्रिया फिर से दोबारा से शुरू करनी होगी, जिसमें कि लागत संबंधी मुद्दे भी सामने आएंगे। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कहा है कि MiG-29 और Su-30 का और कोई विकल्प नहीं है, और इन जो विमानों को खरीदा जाना है वो वर्तमान की जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट है उसे ही मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत अपने फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, और इसके स्केल मॉडल का एयर इनटेक स्टडी भी चल रही है। और ऐसे में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर जारी किया है, जिसके तहत फूफा प्रोग्राम के लिए 4 इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोलर कंप्यूटर्स और इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर लाइन रिप्लेसेबल यूनिट क्वालिफिकेशन टेस्टिंग के लिए कहा जा रहा है कि पहले इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंप्यूटर का इस्तेमाल क्वालिटी टेस्टिंग के लिए किया जाएगा, और बाकी 3 का इस्तेमाल फ्लाइट वर्थी स्टैंडर्ड के लिए होगा। इसके अलावा जो टीम इसको बना रही है वही इस बात का निर्धारण करेगी किस वेंडर को शामिल किया जाना है इसके डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर। दोस्तों, DRDO भारतीय सेना के लिए जेट सूट्स पर काम कर रहा है, और इसी के चलते DRDO की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी ने टेंडर जारी किया, जिसके तहत 25 किलोग्राम की EDF थ्रस्टर्स, उनकी 16 यूनिटें और 2 किलोवाट पावर बैटरी पैक की 4 यूनिटों के लिए ये टेंडर जारी किया है, जिसका इस्तेमाल स्वदेशी जेट सूट में किया जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 26 और यूनिटें थ्रस्टर्स और बैटरी पावर पैक की बाद में खरीदी जानी है। इस टेंडर के अनुसार जो वर्तमान का कॉन्फ़िगरेशन है इन जेट सूट्स का, उसके तहत 6 EDF थ्रस्टर्स के साथ एक कलेक्टिव थ्रस्ट 150 किलोग्राम फोर्स के साथ होगा, और इसमें थ्रोटल कंट्रोलर भी होगा जो थ्रस्टर की स्पीड को कंट्रोल करेगा। यही नहीं, इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके बैटरी स्टेटस और टेम्परेचर और पावर कंजम्पशन की हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में जानकारी देगा। और ये पहने जाने वाला जेट सूट है, ये 70 किलोग्राम तक के इंसानी वजन को तो उठाएगा ही, साथ ही 20 किलोग्राम का पेलोड भी ये ले जा सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। श्रीनगर की पुलिस ने कहा कि शाम 4:20 पर आतंकवादियों ने हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड से हमला किया। कहा जा रहा है कि घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और इस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है और दोषियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि श्रीनगर या जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों में छिटपुट हमले आतंकियों की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, और मौजूदा समय में विदेशी आतंकियों की संख्या में काफी कमी आई है, और स्थानीय आतंकवादियों की पहचान और उन पर कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। अमृतसर के खासा में BSF कैंप में एक बड़ी वारदात हो गई। यहाँ सीमा सुरक्षा बल के जवान ने 5 सहकर्मियों को गोली मार दी। इनमें से 4 जवानों की मौत मौके पर हो गई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या भी कर ली। अमृतसर से करीबन 13 किलोमीटर दूर स्थित BSF खासा हेडक्वार्टर में BSF की 144 बटालियन तैनात है। कर्नाटक निवासी कांस्टेबल सत्तोपा S के अपने कुछ साथियों से नारा चल रहा था। बता दें कि BSF कैंपस में जवानों के लिए बनाई गई मेस में जब जवान नाश्ता कर रहे थे, इस दौरान सत्तेपा अपने हाथों में सर्विस राइफल लेकर वहां पहुंचा और उसने बिहार के हवलदार राम विनोद, महाराष्ट्र के रहने वाले हवलदार तोस्कर DS, जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हवलदार रतन सिंह और पानीपत के रहने वाले हवलदार बलजिंदर कुमार को गोलियों से भून दिया। इससे 2 जवानों की मौत मौके पर हो गई। सत्तेपा ने अपने आप को भी गोली मार दी। हालांकि दोस्तों, ये काफी गंभीर समस्या है। कहीं ना कहीं जवानों का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो जाता है, तो ऐसे में इनके लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जानी चाहिए ताकि इस तरीके का डिप्रेशन के शिकार ना हो। उत्तर कोरिया ने कहा कि इस महीने उसने अपना दूसरा परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार उसने एक बेहद महत्वपूर्ण स्पाई सैटेलाइट का टेस्ट किया है। कहा जा रहा है कि उसने एक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसको बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया था। इस साल उत्तर कोरिया के द्वारा ये 9वां टेस्ट है। इस परीक्षण के बाद कोरियाई प्रायद्वीप के देशों की चिंता बढ़ गई है। उत्तर कोरिया के द्वारा किए गए इस टेस्ट की अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने निंदा भी की है। उनका मानना है कि उत्तर कोरिया आने वाले समय में प्रमुख हथियार परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इन देशों का कहना है कि उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उत्तर कोरिया के नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमी ऑफ डिफेंस साइंस ने मिलकर एक टेस्ट को अंजाम दिया था और उत्तर कोरिया आने वाले समय में एक टोही उपग्रह विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर उन्होंने काफी हद तक सफलता पा ली है। रूस और चीन से अंतरिक्ष के बढ़ते खतरों को देखकर अमेरिका ने भी अपनी रक्षा तैयारी
तेज कर दी है। अब अंतरिक्ष में भी दुश्मनों पर निगरानी करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। हाल ही में यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी ने एक नए वीडियो का खुलासा किया, जहां पर अमेरिकी सेना ने भविष्य के लिए क्या करना है उसकी योजना बनाई है। साथ ही उन्होंने एक जासूसी सैटेलाइट के बारे में भी कहा है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। यह सैटेलाइट धरती से चंद्रमा तक गश्त कर निगरानी रखने का काम करेगा। इस सैटेलाइट को सिसलूनर हाईवे पेट्रोल सिस्टम नाम दिया गया है। सिसलूनर स्पेस चांद की कक्षा के अंदरूनी हिस्से को कहा जाता है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी अपनी सीमा को 10 गुना और अमेरिका के ऑपरेटिंग एरिया को 1000 गुना बढ़ा रही है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।